नमस्कार। चुनाव महज आंकड़ों का खेल नहीं होते, वो एक आईना होते हैं जिसमें हमें एक समाज की उम्मीदें, उसकी नाराजगी और उसकी अनकही कहानियां दिखाई देती हैं। आज हम एक ऐसे ही चुनावी नतीजे की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है, ये दशकों की अनसुनी शिकायतों की, एक समुदाय की आकांक्षाओं की और एक संख्या -6929 की कहानी है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर के छंब विधानसभा क्षेत्र की। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिक इलाका नहीं है, बल्कि ये वो कैनवस है जिस पर हम आज चुनावी राजनीति की एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे उस आंकड़े पर आते हैं जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया, -6929। ये 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार का अंतर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक नतीजा है, एक संदेश है, और यही वो गुत्थी है जिसे हम आज परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि हार जीत का ये अंतर आखिर हमें बताता क्या है? क्या ये सिर्फ वोटों की गिनती है, या इसके पीछे लोगों की उम्मीदें, उनकी नाराजगी और जमीनी हकीकत की एक बहुत गहरी कहानी छिपी हुई है? आइए इस अंतर के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सवाल पैदा हुआ, वो दिन जब नतीजे आए। 2024 में छंब की जनता ने क्या फैसला सुनाया? आखिर हुआ क्या था उस दिन? ये आंकड़े देखिए, ये कहानी का पहला और सबसे बड़ा मोड़ है। एक तरफ एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार राजीव शर्मा और दूसरी तरफ एक निर्दलीय उम्मीदवार सतीश शर्मा। और नतीजा, निर्दलीय उम्मीदवार ने 39% से ज्यादा वोट लेकर एक साफ जीत हासिल की, जबकि बीजेपी उम्मीदवार 31% वोटों पर सिमट गए। किसी बड़ी पार्टी के उम्मीदवार का एक निर्दलीय से हार जाना ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा उलटफेर था और एक साफ संकेत भी। और देखिए, ये फैसला कुछ गिने चुने लोगों का नहीं था। वोट देने वालों की संख्या में एक जबरदस्त उछाल आया। 2014 में जहां 67.55% लोगों ने वोट डाला था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 84.2% हो गया। जब इतने ज्यादा लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलते हैं, तो इसका मतलब साफ होता है कि दांव पर कुछ बहुत बड़ा लगा था। लोग बदलाव चाहते थे और अपनी आवाज को पूरी ताकत से सुनाना चाहते थे। लेकिन ये बदलाव आया क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें आंकड़ों की सतह से थोड़ा और नीचे उतरना होगा। हमें छम के इतिहास को, वहां के समाज की बुनावट को और वहां के लोगों के मिजाज को समझना होगा। तो चलिए डेटा की गहराई में चलते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये चंबे के राजनीतिक सफर की बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। एक जमाना था 1996 से लेकर 2008 तक, जब ये कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ हुआ करता था। फिर 2014 में बीजेपी की एक बड़ी लहर आई और यहां भी उसका असर दिखा। लेकिन 2024 में पासा फिर पलट गया। ना कांग्रेस ना बीजेपी, एक निर्दलीय ने बाजी मार ली। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है, चंबे के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। और इन वोटरों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि छम की आत्मा कहाँ बसती है। और ये आंकड़ा बताता है कि छम की आत्मा उसके गांव में बसती है। 93.3% आबादी ग्रामीण है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों के लिए बड़े बड़े शहरी मुद्दे मायने नहीं रखते। उनके लिए मुद्दा है खेत के लिए पानी, घर के लिए बिजली और रोजमर्रा की जरूरतें। राजनीति यहाँ जमीन से जुड़ी है। और जब हम लोगों की बात करते हैं, तो हमारे संविधान की बुनियाद भी यही है, हर नागरिक का सम्मान और अपनी बात रखने का अधिकार। ये जरूरी है कि सार्वजनिक जीवन में संवाद गरिमापूर्ण हो और हर आवाज को सुना जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। और इन्हीं आवाजों में एक बहुत अहम और निर्णायक आवाज है अनुसूचित जाति समुदाय की। यहाँ की कुल आबादी का 28.3%, यानी 1/4 से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा और संगठित वोटर बेस है, जो किसी भी चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ने की ताकत रखता है। इनकी उम्मीदें और इनकी शिकायतें नतीजों पर सीधा असर डालती हैं। तो अब तक हमने ये समझा कि छम का वोटर कौन है, वो ग्रामीण है और उसमें एक बड़ी संख्या अनुसूचित जाति समुदाय की है। अब आते हैं उस सवाल पर कि वो नाराज क्यों था। आखिर वो कौन सी बातें थीं जो उसके दिल और दिमाग पर हावी थीं और जो उसने वोट के जरिए जाहिर की। ये जो संख्या आप देख रहे हैं, 13,510, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये चंबा की राजनीति का एक गहरा और पुराना जख्म है। ये विस्थापित परिवार हैं। सोचिए जरा,
ये वो परिवार हैं जो 1965 और 1971 की जंग के दौरान अपना घर-बार, अपनी जमीन जायदाद, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर इस बार आए थे। और दशकों बीत जाने के बाद भी इनके पुनर्वास और जमीन के हक का मुद्दा पूरी तरह से सुलझा नहीं है। ये जो दशकों की अनसुनी पुकार है, ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा दर्द है, वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाता है। और इस बड़े ऐतिहासिक दर्द के साथ साथ रोजमर्रा की मुश्किलें भी थीं, जो हर दिन लोगों को चुभती थीं। पानी की भयानक कमी जो खेती और घर दोनों को प्रभावित करती है, घंटों घंटों की बिजली कटौती जो जिंदगी को मुश्किल बना देती है, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जिसके लिए लोगों को दूर दराज के चक्कर काटने पड़ते हैं। जब लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए हर रोज संघर्ष करना पड़ता है, तो उनकी नाराजगी का बढ़ना स्वाभाविक है। तो समस्याएं साफ हैं, गहरी हैं और कुछ तो दशकों पुरानी हैं। तो फिर यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? कोई भी राजनीतिक दल या नेता इन लोगों का भरोसा दोबारा कैसे जीत सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि गवर्नेंस में छिपा है। देखिए, भरोसा दोबारा बनाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट 3 सूत्रीय खाके पर काम करना होगा। पहला, बुनियादी सेवाएं दुरुस्त करनी होंगी। पानी और बिजली ये वो चीजें हैं जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता। दूसरा, पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ना होगा, क्योंकि जमीन पर पार्टी का असली चेहरा वही होते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, लोगों की शिकायतों को सुनना और उन्हें हल करना होगा। खास तौर पर उन विस्थापित परिवारों के दशकों पुराने मुद्दे का एक स्थायी, सम्मानजनक समाधान निकालना होगा। देखिए, एक नागरिक और सरकार के बीच भरोसे का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि लोगों की निजी जानकारी का सम्मान हो और उनकी सहमति सर्वोपरि हो। सुशासन की बुनियाद ही पारदर्शिता और भरोसे पर टिकी होती है। और इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस एक बात में छिपा है। पार्टी की नीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन उम्मीदवार की अपनी छवि, उसका लोगों से जुड़ाव, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्या वो लोगों के बीच का लगता है? क्या वो उनकी पहुंच में है? 56 के नतीजों ने ये साफ कर दिया कि लोगों को एक ऐसा जमीनी नेता चाहिए जिसे वो अपना कह सके, जो उनके दुख सुख में शामिल हो। और आखिर में एक सबसे बड़ी सच्चाई को याद रखना जरूरी है। चुनाव एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली परीक्षा चुनाव जीतने के बाद शुरू होती है। गवर्नेंस यानी शासन, किए गए वादों को जमीन पर उतारना ही किसी भी सरकार या नेता की असली कसौटी होती है। और 56 का जनादेश इसी अटल सच्चाई की एक जोरदार याद दिलाता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।